हेलो इंडिया। एमडीएस स्कूल्स की बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट की चर्चा में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में टेम्परेचर क्या है इसका डीप एनालिसिस किया था। यहाँ हम टेम्परेचर मेजरमेंट की इन डेप्थ एनालिसिस कर उसके पीछे की कहानी समझेंगे। आपको हमारी स्क्रीन में डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर्स दिख रहे होंगे। हम इस डिवाइस के प्रिंसिपल को कैसे वर्क करता है एनालाइज करेंगे। हम अपना डिस्कशन इस बात से स्टार्ट करेंगे कि थर्मोमीटर क्या है। हर वर्ड में कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो थर्मामीटर को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस मीटर। मीटर हमेशा किसी ना किसी क्वांटिटी को मेजर करने की बात करता है, जबकि थर्मो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों वर्ड्स को कंबाइन करूँ तो मतलब निकलता है कि थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट एबल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दुनिया में किसी भी डिवाइस या इंसान की कुछ ना कुछ हिस्ट्री जरूर होती है। तो हम कोशिश करते हैं टेम्परेचर की हिस्ट्री समझने के लिए। टेम्परेचर की हिस्ट्री समझने के लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना जरूरी है। सन 1931 की बात है। आर एच फाउलर नाम के साइंटिस्ट ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आविष्कार किया। अब जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वैसे तो ये लॉ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद आया, तो इसे हम थर्ड लॉ बोल सकते थे। लेकिन टेम्परेचर एक बहुत बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ जानने के लिए जरूरी है। इसलिए इसकी बेसिक नेचर को देखते हुए इस लॉ को नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आर एच फाउलर ने ऑब्जर्व किया कि देयर मस्ट बी अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन कांस्टेंट व्हेन द टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट फिजिकल क्वांटिटी वाज लेटर नेम्ड एज अ टेम्परेचर। इस बात को हम चाय की प्याली वाला कप और ठंडे पानी के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर चाय की प्याली के कप को ठंडे पानी पे रखते हैं और हम कुछ समय इंतजार करते हैं, लगभग 5 मिनट इस स्टडी स्टेट अचीव होने तक, तो हम ये पाते हैं कि दोनों का कोई ना कोई, दोनों को अगर टच करें तो दोनों सेम हमें गर्म या ठंडा फील होते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो रही होगी जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आए वो कांस्टेंट हो गई। तो उस चीज़ को आर एच फाउलर ने बोला कि ये फिजिकल क्वांटिटी आज से टेम्परेचर है। अब अगर हम जीरोथ लॉ को थोड़ा और इंटरप्रेट करें तो स्टेटमेंट आता है कि इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी, दे आर आल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, इट मे सीम सिली दैट सच एन ऑब्वियस फैक्ट इज कॉल्ड वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर मैं जीरोथ लॉ को एक बुकिश एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं तो जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बॉडी ए डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी बी है और दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जबकि बॉडी बी और बॉडी सी डायरेक्ट कांटेक्ट में है और दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो बॉडी बी बॉडी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ये जीरोथ लॉ से कंक्लूड कर सकता हूं कि बॉडी ए विथआउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विथ बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी के। अब जब भी साइंस का कोई लॉ आता है तो हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जीरोथ लॉ से हमने सीखा है कि हम बिना किसी दो बॉडी को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट मिलाए उन बॉडीज के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, या उन दोनों बॉडीज को ये पता कर सकते हैं कि वो दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ किया गया? इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया मरकरी थर्मोमीटर बनाने में। तो अब हम मरकरी थर्मोमीटर के डेवलपमेंट की कहानी को समझेंगे तो हमें पता चलता है कि साइंस कोई कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है और इंजीनियरिंग उससे कोई डिवाइस बनाती है। तो हम पहले ये समझेंगे कि मरकरी को हम डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में या बॉडी के क्यों नहीं ला सकते। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है और एटॉमिक वेट 200.592 होता है। यह एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अब, क्योंकि मरकरी एक पॉइजनस एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो इससे हमें यह समझ में आई कि हम मरकरी को बॉडी के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं ला सकते। लेकिन हम मरकरी को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लाना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि मरकरी की टेम्परेचर के साथ अपने वॉल्यूम को बदलने की प्रॉपर्टी और उसकी हाई डेंसिटी उसको मरकरी थर्मोमीटर बनाने का सबसे बेटर सब्सटेंस बनाती है।
इसलिए इंसानी समझ ने विकसित होना चालू किया और अब एक डिवाइस को बनाने की प्रक्रिया में हम इंटर करते हैं। डिवाइस का नाम है मरकरी थर्मामीटर, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी इसे जरूर देखा होगा। आपकी स्क्रीन में भी मरकरी थर्मामीटर दिख रहा होगा। मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे इस्तेमाल होता है। मरकरी थर्मामीटर, आपकी स्क्रीन में मैंने ह्यूमन हैंड को बॉडी ए एज्यूम किया है और ग्लास है उसको बॉडी बी, और जो ग्लास के अंदर मरकरी दिख रहा है सिल्वर कलर में उसको बॉडी सी एज्यूम किया है। अब अगर मुझे ह्यूमन हैंड का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में ग्लास है, तो जो हमारे हाथ का टेम्परेचर होगा वो ग्लास का टेम्परेचर होगा, और ग्लास के डायरेक्ट कांटेक्ट में मरकरी है, तो जो ग्लास का टेम्परेचर होगा वही मरकरी का टेम्परेचर होगा। अगर मैं इसको इक्वेशन के सेंस में देखूं तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी। तो मैंने बिना अपने डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाए मरकरी की प्रॉपर्टी का यूज करके, जो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम या लेंथ का चेंज करती है, उससे मैंने अपने बॉडी का टेम्परेचर उस कैलिब्रेटेड स्केल में मेजर कर लिया। तो इससे इक्वेशन के टर्म में इसको बोलूं तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन इन मरकरी थर्मामीटर। अब जीरोथ लॉ के एप्लीकेशन आप अपने रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चाय के कप को सराउंडिंग में ओपन छोड़ देते हैं तो चाय का कप इवेंचुअली कूल होना चालू कर देता है और एक टाइम के बाद वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को अचीव कर लेता है। ऐसे ही यदि हम किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद ही वो फ्रिज के टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं। अब हमने जीरोथ लॉ के बारे में जितना समझा उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू चेक करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एट एयर कंडीशनर रूम हैविंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 2 bottles present on the table, one plastic bottle is hot, other than steel bottle is feel cooler. R is violating thermodynamics zeroth law और having different temperature। अगर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो एक एयर कंडीशनर रूम है जहां पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है और ये स्टडी स्टेट पे अचीव हो चुका है। वहां पे एक टेबल है, उसके ऊपर दो बॉटल्स रखी हुई हैं, एक प्लास्टिक की बॉटल है और एक स्टील की बॉटल है, और आपको बोला जा रहा है कि आप टच करिए और दोनों बॉटल्स के टेम्परेचर को बताइए, या आपको कौन सी बॉटल कूल या हॉट लग रही है ये बताइए। तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। मैं आपको आंसर देता हूँ कि जैसे ही आप बॉटल को टच करेंगे तो आपको स्टील की बॉटल ज़्यादा ठंडी कंपैरिजन टू प्लास्टिक बॉटल ज़्यादा गर्म लगेगी। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड करता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है। तो ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी पे, जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे। तो स्टील की बोतल को जब आप टच करते हो तो वहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आपको वो बोतल कूलर फील होती है। जबकि प्लास्टिक एक नॉन मेटल सब्सटेंस है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, जिसकी वजह से आपको ये बोतल गर्म फील होती है कंपैरिजन टू स्टील की बोतल के। और जबकि आप एक एयर कंडीशनर रूम पे हैं तो वहां पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन है तो वहां पर रखी हर कुछ चीजों का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा। हम स्टडी स्टेट अचीव होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कूलनेस और हॉटनेस टेम्परेचर को डिफाइड नहीं करता है। ये बात हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। अब हम जीरोथ लॉ के कॉन्सेप्ट से डिवाइस डेवलपमेंट की प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। एक्चुअली में बात यह है कि हम टेम्परेचर को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम हर बार किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मूवमेंट को मेजर नहीं कर सकते, ये हमारे लिए वाइबल प्रोसेस नहीं है। इसलिए हम टेम्परेचर को इनडायरेक्ट मेजर करने का ट्राई करते हैं, वही है हमारा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली में हम टेम्परेचर बढ़ने या घटने की वजह से जो भी प्रॉपर्टीज के चेंजेस होते हैं उसको मेजर करने का ट्राई करते हैं। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हमने पाया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो चेंज हो रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वॉल्यूम, लेंथ, रेजिस्टेंस,
एंड प्रेशर, वॉल्यूम। तो हम जैसे ही किसी भी डिवाइस का या किसी भी सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम पहले वॉल्यूम के चेंजेस या प्रेशर के चेंजेस को मेजर करते हैं, फिर जो भी सुटेबल इक्वेशन होती है वहां पे वैल्यू पुट करके हम टेम्परेचर के चेंजेस को मेजर कर लेते हैं। तो इतनी बात समझने के बाद हमने थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल का अप्लाई करके 4 मेथड्स डेवलप किए टेम्परेचर मेजरमेंट्स के, जिसमें पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, दूसरा है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तीसरा है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर और चौथा है थर्मोकपल्स। तो आपके स्क्रीन पर पहला डिवाइस दिख रहा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। यह थर्मामीटर आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड होता है और यहाँ पे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाली प्रॉपर्टी प्रेशर होगी। इसका नाम जरूर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, लेकिन मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाली प्रॉपर्टी प्रेशर होगी। अगर मैं इसके मैथमेटिकल मॉडल की बात करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता ही होगा कि PV इज इक्वल टू MRT होता है। आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, तो मैक्सिमम डाइएटॉमिक गैसेस जब भी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस में होती हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे और PV इज इक्वल टू MRT के प्रोसेस को फॉलो करे। तो इक्वेशन से हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन है हमारा PV इज इक्वल टू MRT। तो अगर मैं V को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो MR अपॉन V, P इज इक्वल टू MR अपॉन V इंटू T हो जाता है। यहाँ पे M मास को रिप्रेजेंट करता है, R होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को और P रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट प्रेशर को। तो किसी भी सिस्टम में अगर वो क्लोज सिस्टम है, मतलब मास बाहर नहीं जा रहा है, तो अगर मैं उसमें मास हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो क्लोज है, उसमें कहीं भी कोई ऐसे पोर्ट्स नहीं है जिसमें मास बाहर जा रहा हो। और किसी भी एक गैस के लिए R हमेशा कांस्टेंट रहता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमेशा एक गैस के लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो अब मैंने इसका नाम ही कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर रख दिया है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ही, तो MR अपॉन V ये पूरा क्वांटिटी ही कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमने इक्वेशन पे लिखा है कि P इज इक्वल टू C इंटू T, मतलब एक न्यू कांस्टेंट। तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को हटाता हूं और प्रोपोर्शनैलिटी लाता हूं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इससे हम ये मैथमेटिकल मॉडल पे पहुंचते हैं कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका प्रेशर चेंज होगा। यही है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और इसी से हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। अब मैं इसमें जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा उसमें एक डिवाइस बना हुआ है, उससे एक्सप्लेन करने का कोशिश करें हम तो एक्चुअली में एक डिवाइस में जो बीकर है उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है और आपको एक U टाइप की ट्यूब दिख रही होगी। उस U टाइप की ट्यूब में एक गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरे साइड पे मरकरी भर दिया है, तो ये गैस तो कहीं अब निकल नहीं सकती, ना इसमें कोई और गैस डाल सकते हैं। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जब भी बीकर के टेम्परेचर में चेंजेस होंगे तो ये गैस मूव करेगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस नीचे की तरफ मूव करेगी और मरकरी ऊपर की तरफ मूव करेगी। और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो गैस नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगी और मरकरी नीचे की तरफ मूव करेगी। इससे हम प्रेशर के चेंज को मेजर कर लेंगे। हमारे सामने स्केल लगा हुआ है और उससे हम फार्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? टेम्परेचर में। तो हमें पता चल जाएगा कि इस गैस का टेम्परेचर क्या है। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की कहानी क्लोज होती है। तो हम दूसरा थर्मामीटर पे आते हैं जो है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर भी आइडियल गैस लॉ पे बेस्ड होता है और यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम। मैथमेटिकल मॉडल समझे तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू MRT, जहाँ पे अगर मैं P को राइट हैंड साइड पे लाऊं तो V इज इक्वल टू MR बाय P इंटू T। तो सेम कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में समझाया था, मैं V को लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू CT। और अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के या तो हम कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में
वॉल्यूम के चेंज से हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये डिवाइस भी सेम जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था वैसे ही वर्क करता है। तो हम टाइम को सेव करके नेक्स्ट डिवाइस पे मूव करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने डिवाइस नंबर 3 पे, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर का बेसिक प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। इसको मैं थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करता हूँ तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन। तो जैसे हमने बात की थी कि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या अगर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन चेंज हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से किसी भी मेटल्स का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब एक नया थर्मामीटर बनाएंगे जिसको बोलते हैं थर्मिस्टर। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को समझने का कोशिश करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, दैट इज व्हेन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन द टू आर्म इज इक्वल, नो करंट फ्लो विल flow through the middle arm of the circuit. A galvanometer is connected in the middle arm, so when zero current passes through the galvanometer, then the bridge is said to be in a balanced condition. मैंने अभी की वो आपको हर किताब में मिल जाएगी, लेकिन अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे। दो आर्म पे रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, और बॉटम वाले 2 आर्म्स पे रेजिस्टेंस है R3 एंड RX। ये R1 जो R2 रेजिस्टेंस है ये हमें पता होंगे कि इसकी वैल्यू कितने ओम होगी, और R3 रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, और RX रेजिस्टेंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं होगा। तो RX रेजिस्टेंस हम उस सब्सटेंस में डाल देंगे जहां का टेम्परेचर हमें मेजर करना है। और एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि मिडिल आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। मिडिल आर्म में हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, अगर इसकी रीडिंग 0 होती है तो इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अभी इसकी रीडिंग जो भी होगी हमें उससे मतलब नहीं है। हमने जैसे ही RX को कनेक्ट किया है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम R3 को वेरी करना चालू करेंगे। वेरी मतलब बढ़ाना या घटाना चालू करेंगे, और हम ये डिसाइड करेंगे कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय RX हो, और हम ऐसे वेरी करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होता है वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे RX, जो इक्वेशन होगी कि RX इज इक्वल टू R3 इंटू R1 बाय 2 बाय R2। तो इससे हमें RX मिल जाएगा, और फिर RX और टेम्परेचर के इक्वेशन से हम उस अननोन टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें बैलेंस्ड कंडीशन अचीव करनी है। बैलेंस्ड कंडीशन कैसे अचीव होगी कि पैरेलल रेजिस्टेंस के रेशियो को हमें इक्वल रखना है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस अपर आर्म में है R1 बाय R2 और लोअर आर्म में है R3 बाय RX। तो हम R3 को वेरी करके इस इक्वलिटी को मेंटेन करेंगे, और हमको RX फाइंड आउट कर लेना है इक्वेशन से। तो RX हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर हम RX के हेल्प से टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एम जो है कि जो भी टेम्परेचर उस सब्सटेंस का होगा हमें RX की हेल्प से मिल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल तो खत्म होता है, अब मैं इसके एप्लीकेशन पे आता हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम थर्मिस्टर बना सकते हैं जो मेटल, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन करके हम स्ट्रेन और प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं, जिसमें एक डिवाइस आती है जिसको स्ट्रेन गेज कहते हैं, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से हम रेजिस्टेंस को अगर रिप्लेस कर दें फोटो रजिस्टर से, तो हम लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशन को भी मेजर कर सकते हैं जो उस फोटो रजिस्टर पे एक्चुअली में इंसिडेंट होगी। ये कैसे होगा? एक्चुअली फोटो रजिस्टर में क्या होता है कि जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो फोटॉन्स मूव करते हैं, तो उन
लाइट, जितनी लाइट रजिस्टर्ड होगी, इंसिडेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग फोटॉन्स का मूवमेंट होगा, उसको मेजर करके हम कैलकुलेट करके हम वहां पे लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट थर्मामीटर पे आते हैं जिसका नाम है थर्मोकपल। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सीबेक इफेक्ट, when two dissimilar metals are joined to form to junction, and if these junctions are maintained at different temperature, then electromotive force or volume is generated. Then with the help of voltage, temperature is calculated. In thermocouple, voltage or EMF plays the role of thermometric property. Platinum rhodium thermocouple is capable of measuring highest temperature. तो थर्मोकपल का सीबेक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं। कोई दो मेटल लेते हैं जो अलग अलग हो, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम की तार्स ले सकते हैं, वायर ले सकते हैं। तो इन दोनों वायर्स को हम ज्वाइन करें और दो जंक्शन बनाएं। तो एक जंक्शन को हम हीट करें, किसी भी लाइटर या आप मैच बॉक्स के थ्रू हीट कर सकते हैं, और दूसरे जंक्शन को हम किसी ठंडे पानी पे डाल दें। तो आप उस पे टेस्टर लगा के टेस्ट कर सकते हो कि इस पे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, और आप पाओगे कि इस पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इस इफेक्ट से अगर मैं ईएमएफ को मेजर कर लूं, तो जिस ठंडे पानी में आपने दूसरा जंक्शन डाला है, मैं उसका टेम्परेचर बता सकता हूं। तो यही है हमारा सीबेक इफेक्ट। तो यही है हमारा थर्मोकपल। और थर्मोकपल में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो वोल्टेज या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। और अगर मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं उन दो मेटल्स में से कौन दो मेटल्स लूंगा, जो दो डिसिमिलर मेटल की मैंने बात की है सीबेक इफेक्ट में, तो वो दो मेटल होगी प्लेटिनम और रोडियम। इन दोनों मेटल के कॉम्बिनेशन से मैं हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं किसी भी थर्मोकपल से। तो अब डिवाइसेस की हमारी कहानी समाप्त होती है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं कि अगर मुझे बहुत लो टेम्परेचर या निगेटिव टेम्परेचर मेजर करना हो तो क्या बात होगी, क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे मुझे इन सेम डिवाइसेस में। तो अगर मैं मरकरी थर्मोमीटर की बात करूं तो उसमें लिक्विड के रूप में हम मरकरी का यूज करते हैं। तो अगर मुझे बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना हुआ या निगेटिव टेम्परेचर मेजर करना हुआ तो मैं उस लिक्विड को बस चेंज करूंगा, बाकी प्रिंसिपल सेम रहेगा। अगर मैं जनरल कंडीशन में यूज करूं तो मरकरी का ही यूज करूंगा, क्योंकि मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, वो -38.83 डिग्री होता है। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इससे ज्यादा नीचे टेम्परेचर मेजर करूंगा तो मरकरी फ्रीज हो जाएगा और मूव भी नहीं करेगा। और जब मरकरी मूव भी नहीं करेगा तो उसकी रीडिंग में चेंजेस ही नहीं आएंगे। तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी मरकरी की रीडिंग में चेंज नहीं आएगा तो हमें वेरिएशन दिखेगा ही नहीं। इसलिए हम ऐसी जगह पे मरकरी का यूज नहीं कर सकते जहां पे हमें टेम्परेचर मेजर करना हो -38.83 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर हम मरकरी की जगह वाटर डालते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे ही जहां पे हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यूज करना है, मेजर करना है, तो वहां पे हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। तो और इन सब कंडीशन में फिर हमारे पास कौन सा लिक्विड है जिसको हम नेगेटिव टेम्परेचर मेजर करने में यूज कर सकते हैं। तो हमने पाया कि एल्कोहल का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है -114.9 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जब भी हमें बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम उस लिक्विड के पोजीशन पे एल्कोहल का यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ मरकरी। यहाँ पर हमारा बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट की चर्चा का समापन होता है। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हम आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट करने में सफल रहे होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अगर आपको कोई खामी हमारे वीडियो में या कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी विचार रख सकते हैं। तब तक हम आपसे इन लाइनों के साथ विदा लेते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े और जब एक शब्द टूटे तो दूसरा बढ़े। धन्यवाद।